फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल जी से। रजनीश अग्रवाल यूँ तो भारतीय जनता पार्टी का मुखर चेहरा भी हैं। वो पार्टी का पक्ष मुखरता से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर रखते आए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पर्दे के पीछे भी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और बूथ मैनेजमेंट कमेटी के इंचार्ज रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रजनीश जी, आप एबीवीपी से शुरुआत करते हैं, युवा मोर्चा तक पहुंचते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं लगातार 20-25 वर्षों से आपको देख रहा हूं कि फ्रंट पर तो आप बात रखते ही हैं, लेकिन जब भी चुनावी मैनेजमेंट की बात आती है, पार्टी की कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है, तो रजनीश जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, भूमिका तो सबकी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले मेरी चुनाव की दृष्टि से भूमिका माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय अनिल दवे जी के साथ बनी और वो चुनाव के निमित्त बनी। तो स्वाभाविक है कि चुनाव प्रबंधन में उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में लगातार जब तक वो जीवित रहे तब तक भी और उनके जाने के बाद भी जुड़ना रहा। इसलिए स्वाभाविक है कि चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से जो अलग अलग आयाम हैं, वो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि मध्य प्रदेश वो राज्य रहा है कि 2003 के पहले चुनाव के समय हो या तब से लेकर अब भी हम नए नए प्रयोगों के साथ में प्रबंधन के अलग अलग आयामों पर काम करते रहे हैं, सफलताएं सिद्ध की हैं और हमारी सफलताएं देश ने देखी हैं, दुनिया ने पढ़ी हैं, देखी हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत तो आपकी एबीवीपी से हुई। बुंदेलखंड की मिट्टी से आपने अपनी सियासत शुरू की, मंडी बमोरा से। तो कहाँ कैसे ये राजनीति में आने का, इसको कीड़ा भी कह सकते हैं कि जागा और फिर यहाँ तक कैसे? नहीं, देखिए राम जन्मभूमि आंदोलन जोरों पर था। वो प्रभाव उस समय नए नए प्रकार के कार्यक्रम, अभियान, आंदोलन राम जन्मभूमि के निमित्त चल रहे थे। मैं अपनी पढ़ाई स्कूल में कर रहा था, उस दौरान मंडी बामोरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। तो संघ से जुड़ा हुआ 88 में, मुझे लगता है कि 87-88 के आसपास संघ से जुड़ना हुआ और शाखा जाना, बाकी कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। और उसी समय मुझे ऐसा लगता था कि जो विद्यार्थियों की एक इकाई विद्यार्थी परिषद संघ विचार की है, उसका भी गठन करना चाहिए। तो हमारा मंडी बामोरा बहुत छोटा सा कस्बा है, तो उस कस्बे में भले ही कॉलेज पढ़ने रोज अलग अलग स्थानों पर विद्यार्थी जाते रहे हों, लेकिन कॉलेज नहीं था, एक स्कूल ही रहा, सरकारी स्कूल। तो फिर हमने वहाँ विद्यार्थी परिषद की इकाई गठित की और विद्यार्थी परिषद में इस नाते सक्रियता बढ़ाई। फिर बाद में मेरा सागर यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई, तो वहाँ विद्यार्थी परिषद की गतिविधियाँ तेजी से चली। अलग अलग दायित्व तो विद्यार्थी परिषद में बढ़ते गए, लेकिन कुल मिलाकर वो विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति का एक दौर था और उस दौर में स्वाभाविक रूप से मुझे भी रुचि बढ़ने लगी। तो अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए काम करते रहे। फिर युवा मोर्चा में कैसे प्रवेश? युवा मोर्चा में तो बहुत बाद में प्रवेश हुआ। विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्व पर रहे, मध्य भारत में प्रांत में आना हुआ और यहाँ संगठन की योजनाओं से अलग अलग प्रकार की विद्यार्थी परिषद की भूमिकाएं रहीं। और वो रहते हुए जब विद्यार्थी परिषद से मैं विदाई ली, तो उसके बाद में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बना। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। संभवतः 2005-06 की बात है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी थे और 5 की बात है। तो फिर उसके बाद में युवा मोर्चा में सक्रियता बढ़ी और युवा मोर्चा की सक्रियता और साथ साथ में माननीय अनिल दवे जी प्रदेश के महामंत्री बने पार्टी के और चरैवेती के संपादक बने। तो चरैवेती के सह संपादक के नाते वो मुझे यहाँ सक्रिय किए। तो चरैवेती जो पत्रिका, बड़ी पत्रिका, मासिक पत्रिका भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में चलती थी, दीनदयाल विचार प्रकाशन समिति के माध्यम से अभी भी चलती है, तो उसमें सह संपादक की भूमिका माननीय अनिल दवे जी के साथ भी निभाता रहा और यहाँ युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के नाते अलग अलग प्रकार के अभियानों से जुड़ा रहा। जी, अनिल दवे जी की आपने चर्चा की, तो कहीं ना कहीं अनिल दवे जी के साथ आपका एक लंबा राजनीतिक एक यात्रा भी रही और उस दौरान आपने बहुत कुछ किया भी, सीखा भी। अनिल दवे जी
को लेकर क्या आपका विचार है, आपका अनुभव क्या है, कुछ खास बात जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं अनिल दवे जी के बारे में। अनिल दवे जी दो तीन बातों के लिए जाने जाते हैं जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उनके 8 साल लगभग गए हुए हो गए, उसके बाद भी एक तो मैनेजमेंट को लेकर बड़े याद किए जाते हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, या किसी भी तौर पर वो मैनेजमेंट को लेकर याद किए जाते हैं। मैनेजमेंट के मामले में उनको एक वाक्य में कहा करते थे, काम करने का सलीका। और परफेक्शन के साथ में, परफेक्शन और अनिल दवे जी जुड़े हुए थे। अगर बैकड्रॉप लगा हुआ है और बैकड्रॉप में एक सलवट भी है तो वो उन्हें स्वीकार नहीं है। एक लाइन ऊपर नीचे भी है तो वो स्वीकार नहीं है। अगर कोई ड्राफ्टिंग हुई है, ड्राफ्टिंग में अगर एक शब्द कहीं अचकचा रहा है, कहीं कठिनाई पैदा कर रहा है, तो वो स्वीकार नहीं है। यानी परफेक्शन के साथ में आगे बढ़ना, एक सलीके के साथ में, पूर्ण विचार के साथ में, पूर्ण योजना के साथ आगे बढ़ना और गहराई से विचार करना, हर एक नए विचार का स्वागत करना, नवाचार का स्वागत करना। कई बार लोग कॉल सेंटर की बात करते हैं। हम लोगों ने, मुझे लगता है कि राजनीतिक इतिहास में पहला कॉल सेंटर मध्य प्रदेश में भाजपा ने चलाया। तो ये बहुत पहले की बात है, लेकिन ये लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भी हम प्रयोग करते रहे और सफल प्रयोग हुए। मध्य प्रदेश में ही किए, जैसे लोग पिछड़ा राज्य और SC ST बहुलता वाला ऐसा राज्य कहते थे कि यहाँ बहुत आसानी से नए प्रयोग नहीं हो सकते, तो हमने सब सिद्ध किए। तो एक बात ये उनकी रही। दूसरा बात ये है कि अपना पूर्ण समर्पण अपने मिले काम को देना, और वो उन्होंने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ में खुद करके दिखाया। अगर कोई काम मिला है और कोई काम पार्टी ने, संगठन ने दिया है या किसी और माध्यम से आपके जिम्मे आया है, तो उसमें उस काम को डूब के करना और पूरे मनोयोग से करना, वो उन्होंने करके सिखाया है। कुछ बातें वो बोलते नहीं थे, कहते नहीं थे, करके सिखाते थे। तो वो बात एक गहरे पैठ जिसे कहते हैं दिमाग में और पूरे मन मस्तिष्क में बैठ गई। उसके कारण निश्चित तौर पर लाभ भी हुआ और वो आज भी बातें ध्यान में रहती हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी प्रबंधन को हम देखें तो 2003 तो एक लहर थी, दिग्विजय सिंह के खिलाफ माहौल था, बीजेपी जीत गई। 2008 पहला मुकाबला था जिसमें शायद आप चुनावी प्रबंध समिति में, टीम में रहे। फिर 2013 आया, उसके बाद 2018 में पार्टी हार गई। तो ये 2018, 2008, 13 और 18 तीनों चुनावों में प्रबंधकीय दृष्टि से क्या फर्क आप देखते हैं? क्या आपने बारीकी से जांचा परखा, मध्य प्रदेश का मिजाज देखा, सियासत? 18 में अनिल जी नहीं थे जी, तो हम कुछ वोटों से कुछ मामलों में चूक गए। हाँ। अलग अलग कारण रहे होंगे, लेकिन मैं अनिल जी के साथ में काम किया हूँ, तो मैं पूरे उसके साथ में कह सकता हूँ बिना संकोच के, अनिल दवे जी नहीं थे, तो वो भी एक कारण रहा। और अगर अनिल दवे जी 18 के चुनाव में होते तो हम शायद जो चूक कर गए या जो गलतियां कर गए वो नहीं करते। मैं फिर कहता हूं कारण अलग अलग रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं कि एक अनुभवी चेहरा, एक अनुभवी व्यक्तित्व उन गलतियों से हमें हो सकता है निकाल ले सकता था। व्यक्तित्व भी था, एक बड़ा व्यक्तित्व था जिनकी चंद लोग बात भी मानते थे, हर प्रकार के लोग बात मानते थे, उनका इस प्रकार का प्रभावी व्यक्तित्व था। तो प्रबंधन की दृष्टि से कई मुद्दे जो हमारे लिए नकारात्मक हैं, हमारे वोट की दृष्टि से नकारात्मक हैं, उनको हम कैसे पॉजिटिव कर पाए या उपेक्षित कर पाए जनता की दृष्टि से। प्रबंधन के अलग अलग प्रकार के आयाम हैं, कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ नहीं कही जा सकती हैं, कोई बड़ी लाइन खींच के हम कुछ चीज़ों को छोटा कर सकते, अलग अलग उसके निदान समाधान के तरीके हो सकते थे, किए जा सकते थे, किए जाने चाहिए थे, कर सकते थे। बाद में हमारे नेतृत्व को ध्यान में भी आया। तो मुझे लगता है कि हम काम बताने के लिए बहुत थे, रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से, जन कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से बेहतरीन काम किया था और वो हमने जनता को बताया भी। लेकिन इसके अलावा भी राजनीतिक कुछ कारण होते हैं, इसके अलावा भी कुछ दूसरे महत्वपूर्ण कारक कैसे बन जाते हैं जो प्रभाव डालते हैं। हो सकता है हम उनका निदान नहीं कर पाए। 2008 की हम बात करें, क्योंकि आपके साथ पूरा चुनावी इतिहास जुड़ा है। जी, 2008 में शिवराज जी जन आशीर्वाद यात्रा में लेके 2 महीने मैं भी उनकी यात्रा में लगातार साथ रहा। तो बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट था उस वक्त। हालांकि बीजेपी तो यात्राओं की पार्टी मानी जाती है, तो
शिवराज जी 2005 से लेकर 8 तक और एक नए नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करना और लीड ले जाना और जीतना भारी बहुमत से, ये कैसे संभव हुआ? किस तरह की रणनीति बनी और ये यात्रा का कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखिए, शिवराज जी लगातार जनता के बीच, जनता में रमने वाले नेता रहे हैं। जनता के बिना उनको चैन कभी मिलता नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में वो 2008 के पहले लगातार जनता में रहे। चुनाव की कैंपेन खड़ा करने का विषय था और थोड़ा समय से पहले खड़ा करने का विषय था, तो कई लोगों ने उस समय माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, चुनाव प्रबंधन की कमान 2007 के दिवाली के बाद से हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पुराने कार्यालय में 208 नंबर का कक्ष हुआ करता था, 207 नंबर का कक्ष हुआ करता था और वहाँ से हमने शुरुआत कर दी थी। 201, 202 में माननीय अनिल दवे जी रहा करते थे, तो आंकड़े जुटाना, बाकी तैयारियां करना, होमवर्क करना और उस समय से शुरू कर दिया था। तो हमारा पूरा ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारियां करेंगे, उस दृष्टि से चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। देखिए, बीजेपी का चुनावी प्रबंधन रिसर्च का विषय और खासतौर पर मध्य प्रदेश की जैसे बात की, जो कीर्तिमान और जो प्रतिमान गढ़े हैं उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे के ज़माने से जब खड़ी होनी शुरू हुई तो आज जिस स्थिति में है, शायद वो एक अपराजय योद्धा की तरह खड़ी हुई है। 2013 का चुनाव आया, 10 साल हो चुके थे। 10 साल में कोई भी सरकार बदलने के माहौल नजर आने लगते, कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी उस समय जो जीत हुई उसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, एक तो 10 साल श्रीमान बंटाढार के और 10 साल श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी के, हमने तुलना करने के लिए जनता के समक्ष मुद्दे रखे, विकास के मुद्दे, और तुलना करके कि पहले स्कूल कितने थे, अब स्कूल कितने हैं, पहले विद्यार्थी कितना ड्रॉप आउट करते थे और अब उनकी स्थिति क्या है, सड़कें कितनी थी, इन 10 सालों में कितनी है। तो हर मुद्दे पर 10 साल का किया हुआ काम शिवराज जी के नेतृत्व में जो चला वो हम जनता के बीच में लेकर गए। और हारी हुई सीटें जो हमारी थी उसकी तैयारी साल भर पहले से शुरू हुई। 2013 के चुनाव में भी हमने उन पर फोकस करना शुरू किया, क्योंकि वहां नए सिरे से नई प्रकार की हमें तैयारियां करना थी। जो जीती हुई सीटों में भी हम कम मार्जिन से जीते थे, उस पर हमने तैयारी करना। जो 1000 से कम या ज्यादा में हम हार गए चुनाव या जीत गए, दोनों प्रकार के 1000 का अंतर कम से कम रहा होगा जीतने हारने का, उनमें हमने फोकस किया। और जो हम भले ही ज्यादा अंतर से हार गए हों, लेकिन वहां के समीकरण प्लस माइनस होते रहते हैं। फिर आसपास के राज्यों से सटी हुई सीटों पर भी हमने फोकस अलग ढंग से किया, क्योंकि वहां उस राज्य का प्रभाव भी जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रभाव वहां जातीय जो राजनीति चलती है उसका प्रभाव हमारे सीमांत विधानसभाओं पर आता है, महाराष्ट्र का प्रभाव आता है, तो गुजरात का प्रभाव आता है, क्योंकि गुजरात के जो हमारा जनजातीय अंचल है वहाँ के कई लोग माइग्रेट होके गुजरात में जाते हैं। तो ये सब रचना करके हमने 2013 के चुनाव में जीत हासिल की। है स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी लोग कहते हैं, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी हुई और हमने, आपको ध्यान होगा 2013 के चुनाव में सीटें बढ़ाई थी, 8 की तुलना में 13 में सीटें बढ़ाई थी। तो ये सब तैयारियों का कारण एकमात्र था। और वो मैं कह रहा हूँ, साल भर पहले से तैयारी करना और डूब के तैयारी करना, एक स्वर एक लय में आगे बढ़ना, तो उसका लाभ हुआ जी। लेकिन जब 23 के चुनाव हुए तो भारी बहुमत आपको मिला, कहीं से उम्मीद नजर नहीं आती। तो कमलनाथ तो आज भी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप ईवीएम के बिना। देखिए, कई मीडिया के मित्र साक्षी हैं इस बात के कि मैंने स्वयं ना केवल सोशल मीडिया पर लिखा था, बल्कि उनको भी लिख के सीट वाइज भी कई लोगों को मैंने कहा था, और हमने सीटों की संख्या भी दी थी कि इस मान से हम इतनी सीटें प्राप्त करेंगे, और यहां से अगर हम ऊपर हो गए तो हम कहां रुकेंगे हमें भी नहीं पता। उसके पीछे दरअसल ये है कि जो अपने एसी में बैठ के, डाइनिंग हॉल में बैठ के गप्पे करने वाले लोग होते हैं, वो बैठे बैठे कोई भी संख्या, टोटल 230 में से इतनी बीजेपी को, इतने कांग्रेस को मिलेंगे, जब सीट बार चर्चा करने पर उतरते हैं तो उनके पास में ना जानकारियां होती हैं, ना फीडबैक होता है, ना किसी प्रकार की गलत समीकरण की जानकारी होती है, तुम नहीं बता पाते। और जब सीट के बारे में बात करोगे तो वहां के दृश्य आपके सामने होना चाहिए, वहां के समीकरण आपके सामने होना चाहिए, वर्तमान की स्थिति सामने होना चाहिए। तो जब उसमें आप जाओगे तो आपको भाजपा नजर आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पर कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष से 3 साल से लगातार काम किया। 2020 से हम काम करते आ रहे हैं।
हमने बूथों की समितियों का डिजिटलाइजेशन किया, बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ताओं को डिजिटलाइजेशन किया। डिजिटलाइजेशन का मतलब उसकी पूरी जानकारी, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी जाति, उसकी शिक्षा, उसका बाकी अनुभव, तमाम प्रकार की जानकारी हमने डिजिटलाइज की। हमने यहाँ आके जब सारी जानकारी संगठन ऐप के माध्यम से इकट्ठी हुई तो केवल मोबाइल या व्हाट्सएप से संपर्क स्थापित करना नहीं, बातचीत करना नहीं, संबंध नहीं करना, कितने किसान हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, आज हमें एससी को ये संवाद करना है, एसटी को ये संवाद करना है, बूथ पर हमें ये जानकारी लेना है। चुनाव आयोग कहता है कि नाम जोड़ो, घटाओ और जो तमाम प्रकार के संशोधन वो कराओ, तो हमारे बूथ के कार्यकर्ता को मोटिवेट करना है। हमारी कोई एक्टिविटी, आइडियोलॉजिकल एक्टिविटी चलनी है या तमाम प्रकार के कोई अभियान उस समय आया है या माननीय मोदी जी की बात हमें पहुंचानी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पहुंचानी है, तो हम इतने स्तर पर ना पहुंचाते हुए हम डायरेक्ट बूथ पर ले जाने का हमने काम किया। और बूथ का मोबिलाइजेशन, बूथ का कार्यकर्ता कमिटेड होता है, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होता है, उसको विचार भाजपा का दिखता है, उसको भगवा दिखता है, उसको हिंदुत्व दिखता है, उसको राष्ट्रीयता दिखती है, उसको हमारा नेतृत्व दिखता है, उसको होते हुए काम जमीन पर दिखते हैं क्योंकि वहीं रहता है। तो बाकी लाग लपेट झंझावत उसके सामने नहीं होती, वो बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होता, उसको बाकी किसी चीज की परवाह नहीं होती, इसलिए वो जुट गया और उसको जुटाने का काम हमने किया। 3 साल तक उसको हमने मैच्योर बनाने का काम किया, उसको प्रशिक्षण देने का काम किया, और प्रशिक्षण कोई सत्र लगा के ही मात्र नहीं, छोटी छोटी बातें सिखा के हमने किया, बेहतरीन रिजल्ट आया। जब मैं कह रहा था कि 46%, यानी फिर भी मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था, 46% से ज्यादा वोट शेयर होगा, और क्या खूब दिया हमारा, 48% से ऊपर, लगभग 49% हमें वोट शेयर मिला। और हमने उस समय कहा था कि 150 से ऊपर सीटें हमारी होंगी, और 150 से ऊपर एक बार हमारी 140 से ऊपर होंगी, 145 से, और 150 से ऊपर अगर हो गई तो हम कहाँ रुकेंगे हमें नहीं पता। 163 पर हम आ गए, कुछ मार्जिन से जरूर हम कुछ सीटें जीते, लेकिन आने वाले समय में और वहां संभावनाएं बड़ी हैं, बढ़ने वाली हैं। इसलिए मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तक मोबिलाइज है, जब तक वो प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है, कहीं का कोई दल, कोई व्यक्ति, कोई लहर भाजपा को नहीं हरा सकती। जब अच्छे अच्छे राज्यों में भाजपा को हराने की कोशिश हुई, उस समय मध्य प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 1% वोट बढ़ाया, 58 से 59 किया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो आज अभी भी ईवीएम की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह ने टैंपरिंग करके भी दिखाई, तो डाउट तो होता है लोगों को कि यार कुछ तो खेल हो सकता है। जहां सर्वे बता रहे थे कि 120-125 के बीच दोनों पार्टियां झूल रही हैं, वहां आप कहां पहुंच? देखिए, मैं तो सर्वे का विद्यार्थी रहा हूँ, इस विधा को जानता हूँ। जितनी साइंटिफिक जो लोग किए हैं उन्होंने परिणाम दिया, ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं बताया है, जिन्होंने बताया था, जिनका सैंपल साइज बड़ा था, उन्होंने बताया भी, और उतनी सीटें उसके करीब पहुंची हुई। देखिए, ईवीएम पर दोष मढ़ना इनकी मजबूरी है, मशीन पर दोष मढ़ना इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये नेतृत्व पर दोष नहीं मढ़ सकते, और ये नेतृत्व पर दोष नहीं मढ़ सकते, इसलिए मशीन को ढूंढते हैं, मशीनरी को ढूंढते हैं। जब चुनाव आयोग इनके सामने कहता है, सुप्रीम कोर्ट इनके सामने कहता है कि आओ, ये है ईवीएम मशीन, टेम्परिंग करके दिखाओ, तो उस समय वहां दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है ईवीएम को लेकर, उस समय फिर इनके दलीलें, इनके वकील क्यों नहीं रख पाते? क्यों वहां से वापस बैरंग लौट के आना पड़ता है? तो ये जनता भी जान चुकी है। अरे भाई, अगर ईवीएम में कोई टेम्परिंग होती तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी 67 सीटें 70 में से जीत जाती क्या? पश्चिम बंगाल, केरल में जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहा है, तो यहां आसानी से पश्चिम बंगाल कुछ वोटों के मार्जिन से छूट जाता क्या? मुझे लगता है ये सोचने समझने वाली बात है, जनता भली भांति जानती है, समझती है, जिन्होंने वोट दिया वो समझते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो पोलिंग एजेंट बैठता है उसके पास में एक पेपर होता है, कितने वोट डले, उसकी संख्या रहती है, उसके सामने ईवीएम पैक होती है, जब खुलती है तो उस पर्चे के साथ में मतगणना जो एजेंट रहता है वो वहां बैठता है। भाई, यहाँ 1200 के बूथ पे 748 वोटें डली कि नहीं डली भैया, चेक कर लो। बोले हाँ डली। तो फिर कहाँ इतनी हो गई थी, वो उतनी हो गई थी, ये बाहर की बात है, मत करो भैया। और अगर ऐसे ही होता तो कहीं का कोर्ट कई प्रकार के चुनाव रद्द कर देता, अगर आपके पास में ऐसी सही बातें होती। तो मैंने कहा इनकी मजबूरी है, ये अपने नेतृत्व का सर बचाना चाहते हैं। दरअसल इनके जिम में नाकामी केवल लगी हुई है,
और वो नाकामी छिपाने के चक्कर में दाएं बाएं की उदाहरण लेके आ जाते हैं। इसका कोई मतलब होता नहीं है। अब यदि कांग्रेस को लंबा समय हो गया, वनवास देखा, 1-1.5 साल को छोड़ दें, तो अब अगले चुनाव में जीतना है, तो आप एक प्रबंधकीय एक्सपर्ट के नाते क्या सुझाव देंगे, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस कर नहीं सकती, क्योंकि जो त्याग तपस्या अपने लक्ष्य के प्रति चाहिए, जो प्रतिबद्धता चाहिए, जो मेहनत चाहिए, वो कांग्रेस के पास में आ नहीं सकती। क्योंकि जो नेतृत्व सामने है, उस नेतृत्व के प्रति आस्था कार्यकर्ता की कांग्रेस के भीतर भी नहीं बची। उनको पता, आज की परिस्थितियों में जो वर्तमान में हम बैठे हैं, उनके नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में श्रीमान राहुल गांधी जी के प्रति उनके वरिष्ठ नेताओं के ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी विचार एक नहीं है। जो वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं वो अपना अलग विचार रख रहे हैं, और सबने देखा है, देश दुनिया ने देखा है। तो वो समझ, वो कमिटमेंट कांग्रेस के भीतर अब आ नहीं सकता, क्योंकि नेतृत्व उनका ही रहना है, और उनके नेतृत्व में कहीं का चुनाव वो सफलतापूर्वक, हाँ दुर्घटना बस कहीं कोई चुनाव जीत सकते हैं, उसके कारण अलग हो सकते हैं, क्षेत्रीय नेता हो सकते हैं, वहां का कोई किसी प्रकार का जातीय धार्मिक समीकरण हो सकता है, वायनाड में जैसे लड़ने के लिए चले गए वो, तो ऐसे कारण हो सकते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये नेतृत्व रहेगा तो कांग्रेस में तो कोई संभावना दिखती नहीं। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। नहीं करें ना, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत तो बहुत लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, लेकिन जमीन की सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी या उनके बाकी खड़े हुए नेता, क्योंकि इस पार्टी का मालिक, मैं क्षमा करिएगा मालिक कह रहा हूं, नेतृत्व तो थोड़ा सा और सरल शब्द हो जाएगा, मालिक है, निर्णय तो उनके हिसाब से होना है, करना है, तो वो सब बेकार की बातें हैं। जो असली नेतृत्व होता है वो कनेक्ट होता है कार्यकर्ताओं के साथ, तो कार्यकर्ता जनता से कनेक्ट होती है, वो कनेक्टिविटी कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ती, वो कनेक्शन आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ता, करंट वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो आप खंबा कितनी गाड़ लो, तार कितनी खींच लो, जब तक करंट नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर चुनावी नतीजे भी बदल जाते हैं। एक समय प्रशांत किशोर ने भी बिहार के नतीजे बदल दिए। तो ऐसा कोई एक्सपर्ट मिल जाए तो शायद कांग्रेस, मैंने कहा कि एक्सपर्ट भी मिल सकता है, सलाहें भी मिल सकती हैं, मार्गदर्शन भी कोई दे सकता है, लेकिन वो कार्यकर्ता कहाँ से लाओगे, वो आस्था, वो निष्ठा, वो प्रतिबद्धता कहाँ से लाओगे, वो समर्पण कहाँ से लाओगे? वो कांग्रेस के भीतर नहीं है, क्योंकि नेतृत्व भी ऐसा नहीं है, नेतृत्व भी ऐसा नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में बाइपोलर लगभग राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी गलती करने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की गलती का लाभ कांग्रेस को मिल जाए। हम नहीं है गलती करने के लिए तैयार, हम हर क्षण प्रति क्षण सीखते हैं। अगर कोई गलती करे तो उसका सुधार करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। तो बूथ से लेकर और प्रदेश तक, और प्रदेश से लेकर आज भी बूथ पर हम सक्रिय हैं। आज भी 3-3, 4-4 प्रकार के अभियान भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं। सत्ता में रहने के बाद भी, नीचे से ऊपर तक सत्ता में रहने के बाद भी अभियान हमारे चल रहे हैं। जरा मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तिरंगा अभियान कांग्रेस ने भी घोषणा की थी, कहीं उनकी तिरंगा यात्राएं दिखती हैं? इक्का दुक्का तिरंगा यात्रा, फोटो खिंचाऊ और छपास दिखास के अलावा कहीं दिखती हैं? भारतीय जनता पार्टी की मंडलों में भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में। क्यों जी, आपने क्यों नहीं निकाली? कौन ने रोका था? आपने घोषणा तो की थी, और प्रेस में भी बताया था कि हम तिरंगाओं के साथ में अपने नेता निकलेंगे, वो सब जाए। कहाँ है? कुछ नहीं है। तो आज भी अहिल्याबाई क्या मध्य प्रदेश का गौरव नहीं है? क्या अहिल्याबाई के साथ में कांग्रेस को जुड़ना नहीं चाहिए था? सुशासन का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। हमारे इसी इंदौर और जो निमाड़ का अंचल है, महेश्वर है, वहाँ का जाना पहचाना चेहरा है। जहाँ जहाँ देश दुनिया में ज्योतिर्लिंग हैं और मंदिर हैं, घाट हैं तमाम प्रकार के, वो उनसे नाम जुड़ा हुआ। कांग्रेस इनको लेकर नहीं आ सकती थी। 320 जन्मशती वर्ष का हम आयोजन कर रहे हैं। हम उनके कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी 31 मई को माननीय मोदी जी भोपाल आ रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर सकती थी क्या? तो बतौलेबाजी कर सकते हो, आप जनता के बीच में नहीं जा सकते, जनता से कनेक्ट नहीं हो सकते, वैसे मुद्दे नहीं ला सकते। इसलिए मैंने कहा कि कोई प्रशांत किशोर कहीं के भी काम नहीं कर पाए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी कयास है। आप क्या सोचते हैं कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ से तय नहीं होता, आजकल दिल्ली से तय हो जाता है। नहीं, तय वहीं से होता है। पहले भी जहाँ से तय होता था, तय यहीं से होता है। सारी चीजें यहीं से हैं। इस प्रांत की क्या आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार से आगे चलना है, किस प्रकार की अभी परिस्थितियां हैं, तो वो नेतृत्व भली भांति जानता है। तो जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है आपस में चर्चा करता है, चर्चा करके केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में निर्णय हो जाता है। तो अगर चुनाव की प्रक्रिया में जाना होगा, संगठन का चुनाव की जैसी तिथि केंद्र निर्देश करेगा,
तो वो उस स्थिति पर सबके सामने चीजें आ जाएंगी। तो ये मैंने कहा सामूहिकता, एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, यहाँ सब निर्णय करते हैं, सबके साथ विचार विमर्श होता है और उसी के आधार पर संगठन की आवश्यकता क्या है उस दृष्टि से निर्णय होता है। तो आपको जो मिला वो भाग्य से मिला या आपकी मेहनत से? देखिए, मेहनत तो हमने लगातार की है, करते भी रहे, आगे भी करेंगे। मैंने कहा, जो आपने पहले भी पूछा, कि डूब के काम करना, परिणामकारी काम करना और जो काम मिला उसे पूरी प्रतिबद्धता से करना, ये हमारा काम है। क्या मिलना है, क्या देना है, क्या होना है, वो नेतृत्व तय करे, जो करने वाले हैं वो तय करें, और भाग्यवताता को तो मैं सर्वथा मानता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, 2006 में पहली राष्ट्रीय कार्य समिति युवा मोर्चा की बैठक हुई, माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ऐसे ही हम बैठे थे, पेड़ के नीचे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी 1100 का रोड पे। तो उन्होंने एक बात कही थी अपने अध्यक्षीय उद्यम, तो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा था कि दाता केवल विधाता है। वो आज तक मेरे मन मस्तिष्क पर, बाकी सब याचक हैं। इसलिए जो मिलना है वो विधाता की तरफ से मिलना है, बाकी सब याचक हैं। इसलिए काम करो, डूब के करो, मस्ती से काम करो, बाकी चिंता छोड़ दो। चुनाव लड़ने की इच्छा भी है? पार्टी लड़ाएगी तो वो भी लड़के बता देंगे, वो खूब जैसे अभी बाकी काम किए ऐसी जोरदार ढंग से चुनाव लड़के भी बताएंगे, काम करके दिखाएंगे। कभी आपको करना पड़ा कि आपको अपनी बात रखनी पड़ी, अपने विषय में कुछ बात कहनी पड़ी? अपने बारे में मेरा मन क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, ये तो रखना ही पड़ता है, बताना ही पड़ता है, क्योंकि कई प्रकार के सोच हो सकती है मन में। बाकी फिर संगठन का निर्णय, नेतृत्व का निर्णय है। बहुत अच्छी बात आपसे हुई। आखिरी आपके पास क्वेश्चन कि अब मध्य प्रदेश की दृष्टि से, सियासत की दृष्टि से और स्वयं की दृष्टि से आप क्या भविष्य देखते हैं और क्या आपके विचार आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से कहें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत जोरदार है, सुनहरा भविष्य है। जब हमने सदस्यता की थी, मैं सह संयोजक था सदस्यता अभियान का। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ी संख्या 18 से 35 साल के युवाओं की जुड़ने की थी, जिन्होंने स्वयं के मिस कॉल से और स्वयं का डिटेल भर के, मिस कॉल तो हो सकता है किसी दूसरे के कहने पर भी व्यक्ति कर दे, लेकिन खुद की जानकारी डिटेल नहीं भरता। वो डिटेल भरने वालों की जानकारी भी सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश से रही है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा की संभावनाएं बहुत हैं। हमें उस दृष्टि से, नेतृत्व की दृष्टि से हमें और तैयारी के साथ में प्रस्तुत होना पड़ेगा। उसको हम कैसे काम में ले पाएं, ये भाजपा की प्रदेश इकाई की मेहनत का सवाल है। नहीं तो बहुत लोग जुड़ के उनको अगर हमने अपने काम में नहीं लिया, उनको एंगेज नहीं किया, तो तितर बितर हो जाएंगे। उनको काम में लेना और सतत बनाए रखना, ये हमारे लिए बड़ा टास्क है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद रजनीश जी। तो रजनीश जी एक समर्पित कार्यकर्ता, लेकिन समर्पण के साथ योग्यता बहुत महत्वपूर्ण, योग्यता और दक्षता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार वो लड़ रहे हैं, चाहे वो फ्रंट पर हो या बैकडोर, हर जगह उनकी एंट्री दिखाई देती है। वो यूं ही राजनीति के शिखर पर आगे बढ़ने की दिशा में चलते रहें, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फेस बियॉन्ड फेस में हाजिर।